बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेल्थ टॉक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद। रेगुलर वीकली हम ये प्रोग्राम कर रहे होते हैं जिसमें हेल्थ के हवाले से मुख्तलिफ गुफ्तगू के पहलू ज़ेर बहस आते हैं। और आज भी जो प्रोग्राम का मौजू है वो एजिंग के हवाले से, किस तरीके से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, हेल्दी एजिंग क्या है, इसके ऊपर भी गुफ्तगू होगी। लेकिन आज हमारे साथ जो दो स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। हमारे साथ डॉक्टर साइमा शेख मौजूद हैं, MBBS हैं और इसके साथ साथ गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं। और इसके साथ साथ दूसरी जानिब हमारे साथ हकीम नसीम अहमद साहब मौजूद हैं और ख़ास करके बड़े एक्सपर्ट भी हैं। आज हम हर्बल के हवाले से बात करेंगे, इसके साथ साथ हम सबसे ज़्यादा गुफ्तगू करेंगे एजिंग के हवाले से। दोनों अपने मेहमानों को वेलकम करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है हम ये देखते हैं कि एजिंग के मसले बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हेल्दी एजिंग के लिए क्या करना चाहिए, और ये मेरे ख्याल से हर घर का एक सवाल है। देखिए, बात ये है कि हेल्दी एजिंग है क्या, ये हमें पता होना चाहिए ना। सेहतमंद बुढ़ापा, जब सेहतमंद बुढ़ापे की बात होती है तो हमारे यहाँ एक माशरे में कॉन्सेप्ट है कि जो सेहतमंद बुढ़ापा शायद वो होगा कि शायद वो कोई पहलवान होगा और वो बहुत मतलब है कि कम उम्र नज़र आ रहा होगा। ठीक है, नो डाउट, इसमें ये कुछ चीज़ें मुमासलत रखती हैं। लेकिन सेहतमंद बुढ़ापे के लिए हमें ज़रूरी है कि हम पहले अपनी जिस्मानी, जहनी और फिज़िकल जो है ना वो अपीयरेंस, वो हमारी सेहतमंद होनी चाहिए, जो नज़र आए लोगों को भी और ख़ुद को भी। जब तक हमारे अंदर वो तवानाई, एनर्जी नहीं होगी और हमारी वो मुस्बत सोच नहीं होगी, मेंटल हेल्थ नहीं होगी, हमारी डाइट सही नहीं होगी, हमारी अपीयरेंस ठीक नहीं होगी, तो हम नज़र ही नहीं आएंगे। हमारे माशरे के अंदर जो बुढ़ापा है वो बहुत तेज़ी के साथ बुरी आदतों की वजह से, बुरी मतलब है कि सोशल लाइफ की वजह से या उनकी डाइट की वजह से या सोशल उसकी वजह से ख़राब होती जा रही है। और हमारे यहाँ वो बुढ़ापे को हमारे यहाँ सही तौर पे नहीं समझा जा रहा और ना ही उसको अवेयरनेस है उसके बारे में। तो मैं समझता हूँ कि अवेयरनेस प्रोग्राम एक बहुत अच्छा आपका इनिशिएटिव है। ईसा लैब का भी बहुत अच्छा इन्होंने मिलकर जो आज ये प्रोग्राम अरेंज कराया है कि हमें पता होना चाहिए हमारी जो इस वक्त जनरेशन है, जो उसने भी ज़ाहिर बुढ़ापा तो हर एक की तभी आना है ना, सबने। तो वो जो आना है तो उसके लिए वो प्रिपेयर रहें और जो गुजार रहे हैं वो उसको समझें, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। और अच्छी उम्र गुजारने के लिए ज़रूरी है कि हमें अपनी डाइट पर, अपने माशरती वसाइल और मसाइल पर और मुतारिक होना चाहिए, सोशल एक्टिविटीज़ में होनी चाहिए, मुताला होना चाहिए, वर्जिश होनी चाहिए, रूटीन के टेस्ट होने चाहिए, डाइट होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है, हमें लाइफ कैसे गुजारनी है और हमारी लाइफ के फीचर्स क्या होने चाहिए। उस पर तफसील से आप जो पूछेंगे हम बताएंगे। ठीक है जी। अच्छा, हेल्दी लाइफ के बारे से हम बात कर रहे हैं, हेल्दी लाइफ स्टाइल के बारे से अगर बात करें, मेन फैक्टर कौन सा है जो आजकल हम देखते हैं कि जो अफेक्ट करता हुआ दिखाई देता है? एक नॉर्मल अगर मैं बात करूं, हम जेंजीज की तो बात कर रहे होते हैं, आपने सोशल मीडिया की बात की कि लोग काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं, रात भर नींदें नहीं है। मुझे लगता है सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे घरों में लोग रातों को सोते नहीं। क्या कहेंगी मैम? जी, यू आर राइट, एब्सोल्युटली। एक्चुअली होता क्या है कि कुछ कंपोनेंट्स होते हैं टू हैव अ हेल्दी लाइफ। सबसे इंपॉर्टेंट जो उसमें कंपोनेंट है, दैट इज अ फिजिकल, एंड देन इज अ मेंटल, इमोशनल एंड द सोशल। ऑल व्हेन वी अलाइन ऑल फोर कंपोनेंट्स टुगेदर, देन द पर्सन विल बी एबल टू हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल। ठीक है, तभी इंसान जो है ना अपनी लाइफस्टाइल हेल्दी कर सकता है। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट जो कंपोनेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट, दैट इज अ फिजिकल वन। एंड द फिजिकल वन में जो इंपॉर्टेंट है, दैट्स अवर डाइट, दैट्स अ न्यूट्रिशन। एंड एज वी ऑल नो दैट न्यूट्रिशन में कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं, कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं। बोथ आर एसेंशियल टू हैव अ बैलेंस्ड डाइट एंड टू सस्टेन अ हेल्दी लाइफ एंड टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफ। Number one is that, and number two is that the person should be socially connected, should volunteer to meet the people. ऐसा नहीं कि कोने में जाके बैठ जाए। should have ability to make new friends, should have a social। अच्छा, फिजिकली फ्रेंड्स बनाएं या आप कह रही हैं कि socially active? He must have a social connectivity with the environment, with the friends and their surroundings. Third is that emotional, because most of the time nowadays what people are doing, they only react on the things, they don't respond on the things. Exactly. अगर कुछ भी हो जाता है तो वो डायरेक्ट आके रिएक्ट करेंगे, उसका वो सोचेंगे नहीं कि उसका रिजल्ट मतलब पॉजिटिव वैल्यू वो क्या है। दे हैव टू सी ऑल अराउंड। तो उसमें ये है कि कुछ एक्सेसिव सैडनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, थोड़ी थोड़ी सी बात पे जो है ना बहुत ज़्यादा एक्सेसिव थिंकिंग प्रोसेस, तो ये सारा जो है ना इमोशनल कवर करता है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, and this is the mental,
अब होता क्या है, with the age there are the loss of the certain chemicals at the molecular level, there are the loss of certain functions at the cellular level. तो उसमें होता क्या है, there is accumulation of some unhealthy free radicals inside the cell. तो उसमें there will ultimately the damage of the cellular. Then brain is also comprised of the cells. These are the brain cells or the neurons. तो होगा क्या, उसकी conduction defect हो जाएगी. अगर brain में conduction defect हो जाए, ultimately the memory will be affected, their cognitive functions will be affected. तो overall हम जब देखेंगे एक person है, aging means he has to develop and he has to maintain the lifestyle till the old age. अगर हम एक beautiful example quote करें, there are two person and one is 30 years old and another is a 60 years old. The one who is 30 years old, he is doing all the tasks beautifully, like physical, mental, emotional and spiritually he's sound. And at the 60 years of age person, he is known diabetic. Even though he is maintaining all these components very well, we can say the one at 30 years of age, he is developing the aging beautifully, and the one at the 60 years of age, he is Right. maintaining it beautifully. Means both are healthy. But if at the 30 years of age, he is so lethargic, he is socially disconnected, he is spiritually not connected, and he has some sort of, without any physical illness, and he is so lazy, he is so sleepy, he is not having unbalanced junk food. And at the other hand, that old age person with the disease, he is doing his job well and he is socially connected, he is involved in the decision making in the communities. It means that that aging person has maintained his age process till that, and that is 30-year man is not in the healthy process What's of the about the aging. consistency? How easily work out consistency to maintain your diet? Yes, workout consistency should be, at least if person is not doing on the daily basis, he can do the alternate day at least 150 Is it a minutes per contingency week. approach? Yes, It is a contingency approach. It's depend on the people. person. Yes, Person to person. Person. It's vary from person to person. ओके दैट्स गुड। अच्छा, दूसरी जानिब जो है वो हमारे साथ हकीम साहब मौजूद हैं, हकीम नसीम साहब मौजूद हैं। मैं चाहूँगा इनसे भी कुछ गुफ्तगू कर लें। नसीम साहब क्या कहेंगे, ख़ास करके कंसिस्टेंसी कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है? जिस तरह इन्होंने कहा कि जी डिफरेंशिएट बता दिया, 30 साल की उम्र का है, एक 60 साल की उम्र का है, 60 साल की उम्र का शख्स जो है वो हमें बड़ा ज़बरदस्त वैल्यू, इसका मतलब ये हुआ कि जो 30 साल उसने और गुजारे वो बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ गुजारे होंगे, जब जाके उसका ये मकाम है, ऐसा ही? में भी हो सकता है, लेकिन मेरा नज़रिया ज़रा कुछ और है जी। एक तो पहले मैम ने कहा कि जो सोशल है वो आपने पूछा था कि फिजिकली या हाँ, वो मैं बड़ा अभी इसी वो में था, कंफ्यूज तो था मैं थोड़ा उस सा। पर इख्तलाफ करूँगा इनसे, ठीक। क्योंकि अगर इस पे तो हमारे यहाँ लाखों फ्रेंड हैं, हम सोशल एक्टिविटी भी हैं, लेकिन वो तनहा है। अच्छा, जो इमोशनली बुढ़ापे में जो डिजास्टर आ रहा है, जो इमोशनली डिजास्टर आ रहा है वो इसलिए आ रहा है कि हम फिजिकली कनेक्टेड लोगों से Connective नहीं, नहीं लेकिन है। हम सोशली कनेक्टेड हुए हैं, राइट? ये सबसे बड़ी वजह बर्थडे विश भी इस पे ही आ रहा है, है। शादी कार्ड भी इस पे आ शादी जाते हैं। कार्ड सब कुछ इस पे आ रहा है। जी। हम अच्छा, है ही नहीं, ना emotionally खानदान से मिल रहे हैं, ना अभी दोस्तों से जो मिल हम- रहे हैं। हाँ, बुढ़ापे की बात हो रही है ना, एजिंग की बात हो रही है। जब हम एजिंग पे आते हैं ना, तो एजिंग के लिए हमें समझना होगा कि आज हमारे यहाँ माशरे में क्यों हो रहा है। इसीलिए इनहतात हो रहा है, हम इसीलिए हम रिवर्स में जा रहे हैं, ये हमारी सेहत है। और हम 50 के बाद हम कह रहे होते हैं कि हम बोनस में हैं। ये नज़रिया हमारा ख़त्म होना चाहिए। ठीक। नो, अच्छी आपकी अगर सही आपकी हेल्थ है और आप उसको मेंटेन करते हैं, जो उसके लवाजमात हैं, जो चीज़ें ज़रूरी हैं, कंपलसरी हैं, अगर हम उन पर नहीं आएंगे और उनको नहीं समझेंगे तो हम हेल्दी एजिंग पे हम कर ही नहीं सकते, गुजारा नहीं कर सकते। हमारे यहाँ हम क्योंकि एक मुसलमान मुल्क में रहते हैं, मजहबी तौर पे भी हम कुछ चीज़ों में करते हैं, तो हमारे यहाँ इबादत, नमाज जो है वो बेहतरीन योगा है, बेहतरीन एक्सरसाइज है। अगर हम सही पढ़ रहे हो तो ये कुर्सियों में बैठे हुए लोग नौजवान नज़र ना आए जो नमाज़ें पढ़ रहे हैं। हमें अपनी डाइट का पता होना चाहिए, हमें बचपन से लेके हमारी माँओं की तरबियत से लेके हमें पता होना चाहिए। आज हमारे यहाँ तरबियत वो वाली नहीं है। बच्चा मोबाइल देख रहा है और खा रहा है कि जी ये खाता है जब तक मोबाइल देख रहा है, वो खा नहीं रहा। ये समझने की ज़रूरत है, वो खा ही नहीं रहा है। उसकी डाइट वो उसके जिस्म का हिस्सा वो नहीं बन रही है, वो तो मोबाइल देख रहा है। उसकी कंसंट्रेशन जो है वो सारी मोबाइल पर है, और माएँ समझ रही हैं कि वो बच्चा हमारा खा रहा है, ना उसकी डाइट का पता है। आज नौजवानों में जो ये जो अमराज पैदा हो रहे हैं,
हार्ट अटैक आ गए, किडनी फेलियर में जा रहे हैं, ख़तरनाक उसमें जा रहे हैं, सडन पता नहीं चलता, बच्चा सो रहा था रात को, पता सुबह उसकी डेथ है नौजवान बच्चे की, उनको पता ही नहीं है अपनी डाइट का। तो बुढ़ापे को तो वैसे ही वो कब तक पहुँचेगा वो? 30 साल तो वो तो वैसे ही गुजार रहा है, जैसे मैडम ने कहा कि जी वो तो बिल्कुल है, और सब उसको होता है, उसको शौक भी होता है, वो ज़ाहिर है कि ग्रोइंग एज में होता है और बिल्कुल एक एनर्जेटिक होता है, और ग़िज़ा भी उसकी खा रहा है पी रहा है, वो तो लाइफ ऑटोमेटिक भी वैसे ही चलनी है उसकी। ठीक। लेकिन उसने बुढ़ापे का क्या उसने इंतज़ाम किया? अगर वो लाइफ उसको पता होता, उसके अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए हमारे यहाँ। खाली यही नहीं कि एजिंग पे हमने आज कर लिया, तो मैं समझता हूँ कि आगे भी प्रोग्राम होते रहने चाहिए ठीक कि नौजवान की क्या ग़िज़ा है। अच्छा, एक और चीज़ है जिस तरीके से आपने बड़ा अच्छा एक फैक्टर डिफाइन किया कि जी कंसिस्टेंसी भी ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जी हम रेगुलर बेसिस पे कर क्या रहे हैं, और जो हम घर में कर रहे हैं क्या इससे पहले भी वही प्रैक्टिस होती हुई आई है, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। वहीं एक और चीज़ काउंट होती है जहाँ पे हम देखते हैं कि जी ख़ास करके जिस तरह आपने पहले नमाज का जिक्र किया, सुबह उठ के सारी एक्सरसाइज भी होती है। अब यहाँ पे दूसरा फैक्टर जो इफेक्ट कर रहा है कि हम खाएं तो खाएं कहाँ क्या, क्योंकि जो खाने की चीज़ है उसमें भी मिलावट है। जी। क्या कहेंगे? अच्छा, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि जो हम आजकल जो है ना ऑर्गेनिक का दोबारा से फिर लोगों को पता चल गया है कि वी नीड टू हैव द ऑर्गेनिक फूड्स। आप देखें ना, हम ये देखते हैं, इससे पहले भी मैंने अपनी इस प्रोग्राम के तहत ये बात बताई थी कि आजकल लोग जिस तरह आप ऑर्गेनिक फूड की बात करें तो लोगों ने वही अपने घरों के पास या अपने प्राइवेटली फार्म्स बनाने शुरू कर दिए, जहाँ पे वो अपनी ही टमाटर या अपनी जो भी सब्जियां वो उगाते हैं। और अगर हम पुराने दौर पे चले जाएं तो पुराने दौर पे घरों के बाहर अपने खेत होते थे जहाँ से सारी सब्जियां आती थी, ऐसे ही। बिल्कुल। असल में बात ये वही जैसे आपने कहा ना कि हम ऑर्गेनिक तो हमारा असासा था, वो असासा हम खुद जिस artificial वक्त यूरोप ने लिया और हमें दे दिया हाइब्रिड, हमने तो वही गलती की थी। आज से 25 साल पहले जब ये गलती शुरू हुई, हाइब्रिड बीज आए और जिसको असेंबली ने पास किया, अब मैं खुद उस पर मैंने काफ़ी उस पर एहतजाज किया और मैंने कहा कि भाई इसको देखें, इसको समझें, लेकिन नहीं, हाइब्रिड से हमने अपनी ओरिजिनल चीज़ दे दी बाहर। मतलब हमारी प्रिजर्व हो गई हमारे हाथों से। असल तो मैं एक बात मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि हमें एक्चुअली पता नहीं होता, द पीपल डोंट नो अबाउट कि उनको क्या खाना है। मींस वो एक्सेस में अगर राइस है तो वो एक्सेस में उसका जितना हमें कंटेंट लेना है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का, तो ये तो जाहिर सी बात है एक आम लोगों को तो ये काउंट करके तो कोई खा नहीं सकता। लेकिन उसके लिए फिर बेटर ये होता है इफ पर्सन इज थिंकिंग दैट ही सफरिंग समथिंग, अगर उसको कुछ भी ऐसा अलामत खुद में मिल रही हैं कि उसको कोई डिजीज डायग्नोस हुई अचानक से, जैसे डायबिटीज हुई, हाइपरटेंशन हुई, हाइपरयूरेसीमिया हुई, ऑल दीज आर कनेक्टेड टू देयर डाइट, तो होगा क्या कि उनको अल्टीमेटली कंसल्ट करना चाहिए अपने डाइटिशियन से। कंसल्ट करके फिर उनको जो है ना वो पता होना चाहिए कि उनकी डाइट में क्या इंपॉर्टेंट ग़िज़ाएं हैं जो वो लें और किस तरीके से उनकी वो सारी मेटाबोलाइज होंगी, और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ कौन सी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है जिसमें विटामिन्स, मिनरल्स और ये चीज़ें आ जाती हैं, कि उन लोगों को पता होना चाहिए कि क्या हमें लेना चाहिए। दैट्स रियली इंपॉर्टेंट कि ऐसा नहीं है कि वो जो घर में शुरू से बनता हो आ रहा है कि वो ही कंज्यूम होता जाता है। एंड और जो है ना प्रोटीन जो है ना दैट शुड बी अ मेजर कंटेंट इन द डाइट, तो वो होना चाहिए, क्योंकि लोगों को पता अब एग्जैक्टली पता तो नहीं होगा घर में लोग बैठे लोगों को कि जिस एग में कितना प्रोटीन है, हम मीट लेंगे कितना प्रोटीन हमें मिलेगा, या फिश में कितना होगा, तो दे शुड कंसल्ट फॉर दिस दैट। तो उसके लिए तो कंसल्टेशन मस्ट होती है कि हर किसी को ये पता नहीं होता। ठीक है, डाइट प्लान के लिए आप कह रही हैं कि कंसल्टेंसी ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर 3 वक्त का खाना आप ऑन टाइम खा रहे हैं और भरपूर तरीके से ग़िज़ा ले रहे हैं, मेरे ख्याल से ये भी डाइट का एक हिस्सा ही है। बिल्कुल है, लेकिन देखिए डाइट जो है ना वो हमारा बेसिक है, उसकी वही मैं कह रहा हूँ कि हमें बच्चे को क्या खिलाना है, जवान को क्या खिलाना है, बूढ़े को क्या देना है, ये पता होना चाहिए। ये पहले पता होता था, पहले जब हम ख़ानदान की शक्ल में रहते थे तो पता होता था, लेकिन आज हम ख़ानदान के साथ रहना नहीं चाहते हैं। मतलब एक हमारा माशरा चेंज होता जा रहा है ना, तो चेंज हो गया, तो उसकी वजह से जो इनतात आया, तो वो जो गैप आया ना, क्योंकि सोसाइटी का बिहेवियर है जो बैक बाउंस करते हुए हमें रिएक्ट कर रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं। ग्रेट। अच्छा, लेकिन दूसरी जानिब एक और भी चीज़ें, बहुत से सवालात आ रहे होते हैं, खास करके आप गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, हमें देखते हैं कि छोटा बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद ही हम डब्बे वाले दूध पे लगा देते हैं, और बाकायदा तौर पर जो खवातीन है वो ये बात कहती हुई दिखाई देती है कि जी डॉक्टर ने कहा है तो अब ये पिलाना पड़ेगा। तो आप मुतमईन इस बात से कि जी डब्बे वाले दूध पे तो हम खुद डॉक्टर्स जो हैं वो पहले आदत डलवा रहे हैं? जवाब मैं दे दूं फिर? जी आप बताइए। आप देखें, बात ये है कि जो माँ के दूध में जो वो शिफा है और जो उसके एंटीबॉडी बनती है ना, वो माँ का दूध है। माँ का दूध जाएगा तो उसकी एंटीबॉडी अंदर बनेगी, उसके अंदर बच्चे में इम्यून सिस्टम डेवलप होगा, डब्बे के दूध से नहीं होता।
ये बिल्कुल, इसको साबित कर दे मुझे, मैं डब्बे का दूध पिलाने को प्रेफर आज ही कर दूंगा, क्योंकि हम नहीं हो देखते हैं सकता। टेट्रा पैक कोई भी डब्बे वाला दूध हो गया, उसके एक एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, इसका मतलब उसके अंदर प्रेजर्वेटिव्स जो है वो मौजूद है, जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि जी कुछ अरसे तक तो वो दूध काबिल इस्तेमाल है, लेकिन उसके बाद इस्तेमाल नहीं। यही चीज़ हम देख रहे हैं कि जी कोई दूसरी ग़िज़ाएँ आप ले लें, हम आजकल देख रहे हैं कि जिस तरीके से आपने बताया कि जी हाइब्रिड सिस्टम है, और हम उसमें देख रहे हैं कि जी सब्जियाँ भी होती हैं, हम बाज़ारों से वो ले आते हैं जिसमें बाकायदा तौर पर टैग लगा हुआ होता है कि भाई इस दिन के बाद ये एक्सपायर हो जाएगी। तो ग़िज़ाओं का तो चले समझ आ गया कि हम डाइट के ऊपर चल रहे हैं, और डाइट अगर हम अपनी बेहतरीन तरीके से रखेंगे और प्योर ग़िज़ाओं को रखेंगे तो अच्छा होगा। लेकिन अब मसला ये भी है ना कि प्योर ग़िज़ा हम ले कैसे? इसके लिए आपने जिस तरह से बताया कि कंपोनेंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स अलग चीज़ है, आप कह रही हैं कि जी प्रोटीन जो है इस्तेमाल करना है। क्या हमें डब्बे वाले प्रोटीन इस्तेमाल करने चाहिए, या क्या तो प्रोटीन के लिए हमारे पास मुतबादल है क्या? अच्छा, प्रोटीन के लिए ना हमारे पास इजीली अवेलेबल जो सोर्स है ना वो एग है। एग है सर। तो एग तो ब्रेकफास्ट में इजीली एक्सेसिबल है, अवेलेबल है, हर जगह मिलता है, तो सबको पता भी होता है। तो उसमें जो है ना एग जो है ना एक बेहतरीन सोर्स है हमारे लिए। उसका एग का जो वाइट है ना दैट्स अल्ब्यूमिन, ठीक है, तो वो एग मिल गया। उसके बाद जो है ना मीट, दैट्स रेड मीट और वाइट मीट, फिश है, चिकन है, एग है, पल्सेस हैं, राइस है, व्हीट है, all these are very important source of the protein. But at the same time, rice and wheat also contain the content of the carbohydrate. So we can keep them at the least, but we can start with egg, then meat, fish, and chicken, and all these are the important sources, and pulses. If one is not able to have, इन्होंने बताया बहुत अच्छी बात है, लेकिन वही देख रहे हैं डॉक्टर साहब, आप जाहिर है कि हम दालों की बात कर लें तो हमें वैसी दालें नहीं मिलती जो पहले होती थी। गोश्त की बात कर लें तो गोश्त के अंदर हम देखते हैं कि जी वो इंजेक्टेड हुआ गोश्त है। हम अगर इसके अलावा दूसरी बात कर लें एग की, तो आजकल आपको तो फार्मी अंडे भी किस तरीके के आ रहे हैं कि वो भी एक मामला एक अलग जानिब बढ़ जाएगा। लेकिन जारी सोसाइटी का जो एक हम देख रहे हैं कि ड्रॉबैक ये नज़र आ रहा है, हमें किस तरीके से अपनी ग़िज़ाओं में एहतियात बरतनी होगी, और एहतियात ही है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जी अगर एहतियात करेंगे तो हम इलाज की जानिब नहीं बढ़ सकेंगे। मतलब इलाज हमें कराने की ज़रूरत नहीं है अगर हम एहतियात कर लेंगे। यहाँ वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हम ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, जुड़े रहे, देखते रहे खुसूसी प्रोग्राम हेल्थ टॉक। वेलकम बैक, एक बार फिर खुश आमदीद करेंगे अपने प्रोग्राम हेल्थ टॉक में। हमारे साथ डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं, उसके साथ साथ डॉक्टर नसीम हकीम साहब भी मौजूद हैं। और गुफ्तगू का सिलसिला चूँकि हम बात कर रहे हैं एक हेल्दी लाइफ स्टाइल के हवाले से, कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं जो ज़्यादा ज़रूरी हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर जो अफेक्ट कर रहे हैं। हमने कंसिस्टेंसी के ऊपर तो बात की, लेकिन कंसिस्टेंसी पर थोड़ी सी अधूरी बात थी। लेकिन तिब्बे यूनानी का लफ्ज़ हम बड़ा सुनते हैं, और क्या ये भी अफेक्ट करता है, या ख़ास करके इसका जो इलाज है वो कितना ज़्यादा मुफीद है, इसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। हकीम साहब क्या समझते हैं तिब्बी यूनानी और फिर अगर हम मेडिसिन की बात कर लें, कितना बड़ा फ़र्क है दोनों में? लेकिन तिब्बे यूनानी तो ज़ाहिर है कि इलाज है ना, तो उसमें तो मेडिसिन है हमारी, मुकम्मल इलाज, मुकम्मल इलाज है। तिब्बे यूनानी एक मुकम्मल इलाज है, और ये अब से नहीं है, हज़ारों साल से है। और कानून फिर तिब यानी कानून जो है, किताब पढ़ाते रहे, डॉक्टर पढ़ते रहे हैं, यूरोप में पढ़ाई जाती रही है, इब्न सीना की किताब। तो वो जो स्कूल ऑफ थॉट था उनका, वो तिब्बे यूनानी के आजकल की जो दौर है उसके अंदर बहुत कम होता जा रहा है, लेकिन अभी भी वही बेस है। अगर वो बेस हम छोड़ देंगे तो फिर हम मतलब है कि तिब्बे यूनानी के मौलिजीन नहीं कहलाएंगे। हमारा तरीका इलाज ये है कि हम करते हैं मरीज़ की, यानी कि जैसा जैसा मरीज़ होता है उसी हिसाब से हम दवाएं तजवीज़ करते हैं और उसकी ग़िज़ा तजवीज़ करते हैं। हम पैटर्नाइज नहीं हो सकते, बहुत कम हमारी चीज़ें हैं पैटर्नाइज हैं। हम हमारा इख्तलाफ ही यही है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जी किडनी पेशेंट अगर है खुदा ना खास्ता कोई, तो किडनी फेलियर में गया क्यों, ये आया इसका पहले ऑर्गेनिक यानी कि इसका सिस्टम ख़राब हुआ, या इसका मेंटल से भी कोई ताल्लुक था, या इसकी डाइट से भी कुछ, इसका स्टमक और सारे चीज़ें, ये हम सब देखते हुए इलाज करते हैं। और हम इसीलिए कहते हैं कि हम डायलिसिस से वापस ले आते हैं। क्यों लाते हैं? कि हम उसको नॉर्मल वे में लेके आते हैं, उस किडनी के फंक्शन को। हमें फंक्शन ही नहीं पता, हम उसको पहले तो ख़राब करते हैं पानी पिला पिला के, माजरत के साथ, कि भाई वो तो मोटर है यार, वहाँ तो एलिमिनेट होनी है चीज़ें, और हम पानी पिला के जल्दी से एलिमिनेट करा देते हैं। सुबह से शाम तक 16 गिलास पानी पिलाओ, तो अच्छा, वो हम ये भी मोटर देख रहे हैं कि काम आजकल करके खराब हो जाती है, थक की जाती बात है। करें तो डायलिसिस के पेशेंट भी ज़्यादा हो गए। पहले हम देखते थे कि इक्का दुक्का, या कहीं अगर किसी एक इलाके में बहुत ज़्यादा होता है 10 पेशेंट हो गए, लेकिन अब तो 10 से ज़्यादा डायलिसिस सेंटर बन गए हर एक जगह पे। तो इसका मतलब ये हो कि जी इलाज तो हो रहा है, लेकिन वही वाली बात है कि वो तो बाद में हुआ ना, डायग्नोज होने के बाद, जब उस नहर से पहुँच गए। वो पहुँचे क्यों, वहाँ तक पहुँचने की नौबत क्यों आई? नौबत क्या आ रही है? आज का नौजवान है, सुबह उठ रहा है, स्ट्रिंग पी रहा है, नाश्ते का पेटिस लिया उसने, स्ट्रिंग लिया कि काम नहीं, बस जल्दी बस पहुंचना है, अभी अभी नौकरी लगी है,
भाई नाश्ता करो यार, सुबह उठो जल्दी, क्योंकि सुबह उठते नहीं है कि रात को सोते नहीं है। अच्छा, प्रॉपर टाइम पे ही हमें जो है वो खाना खाना चाहिए ताकि नींद हमारी, नींद भी नींद लाजमी है, 6 से 8 घंटे नींद हमारी लाजमी होनी चाहिए। 8 आवर्स की नींद हमारी पूरी है। मैम क्या कहेंगी, एक तो एक जानिब हम देखते हैं कि हर्बल्स जो होते हैं, हर्बलिस्ट जो होते हैं वो अपनी जो है वो हर्ब्स के ज़रिए इलाज कर रहे होते हैं। अच्छा, एक इलाज हम देखते हैं एलोपैथिक का भी इलाज होता है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? अब देखिए एलोपैथिक जो इलाज है ना वो हर डिजीज़ का अलग है, क्योंकि हर डिजीज़ की पैथोफिजियोलॉजी अलग है। हर डिजीज़ जो जैसे डायबिटिक है उसमें कॉज अलग है, जैसे पेनक्रियाटिक डिस्फंक्शन है, पेनक्रियाज लबलबाब जिसको बोलते हैं, तो उसमें होता क्या, इंसुलिन नहीं बनती बॉडी में, तो हमें जाहिर सी बात है उस पेशेंट को अल्टीमेटली वो ड्रग्स देते हैं जो कि या तो इंसुलिन की प्रोडक्शन इंक्रीज करे या तो हम इंसुलिन ही देते हैं पेशेंट को। ये चीज़ है। अगर कोई पेशेंट हाइपरटेंसिव है तो अल्टीमेटली उनको एंटी हाइपरटेंसिव देंगे जो कि उसकी रगों अच्छा, अभी आपको पता होगा affection है। कि जो आपने ड्रग्स का भी नाम लिया इंसुलिन का, अब आने वाले वक्तों में बड़ा जदीद एक कैप्सूल आ गया। उन्होंने कहा कि जी आप रोज़ाना एक कैप्सूल खा लें, वो हर वक्त के ऊपर जो एक इंसुलिन खाने से पहले लगानी होती है तो वो नहीं होगी। तो लेकिन ये एक जानिब ऐसा नहीं कि हम ड्रग्स एडिक्टेड कर रहे हैं लोगों को? नहीं, ये नहीं है। देखिए अगर कोई बंदा, अगर कोई पर्सन टाइप 1 डायबिटीज़ है, टाइप 1 डायबिटीज़ ऐसी बीमारी है जिसमें क्या होता है वो जेनेटिकली डिटरमाइंड है, मतलब उसको होगी विरसे में मिली है, दैट इज हेरिडिटरी। उसमें होगा क्या कि पहले वो अर्ली वो डायग्नोस होती है इन बिफोर 30s, तो क्योंकि उसका जो लबलबाब है ना वो बिल्कुल फेल्ड अच्छा, है। आपने कहा जेनेटिकली है, टाइप ए है, ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 1, ठीक है। अगर टाइप 1 है तो क्या ये कंट्रोलेबल है सिर्फ, या हम इसको जो है वो सिफा हस्ती से मिटा सकते हैं? नहीं, हम मिटा नहीं सकते। उसकी अल्टीमेट ट्रीटमेंट ये है कि हम उसको इंसुलिन देंगे। उसकी ट्रीटमेंट जो है, क्योंकि उसका जो पेनक्रियाज है ना वो फेल्ड है, अल्टीमेटली उसकी प्रोडक्शन जो इंसुलिन की है ना जितनी वो 20 सालों तक बना सका वो अल्टीमेटली डैमेज होता जाता है, क्योंकि वो जेनेटिकली डिटरमाइंड है। जेनेटिकली डिटरमाइंड मतलब उसके जो सेल्स हैं अंदर बॉडी में वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं। जो हमारी एज होती है वो भी जेनेटिकली डिटरमाइंड होती है कि कितने सेल्स डिवाइड होंगे और कितने साल हम लोग जिएंगे। तो लाइक वाइज पेनक्रियाज ऐसा है जो कि जेनेटिकली डिटरमाइंड, उसके सेल से अल्टीमेटली डैमेज हो जाते हैं, तो वो लोग पेनक्रियाज से उनकी इंसुलिन नहीं बनती एंड दे हैव टू टेक द इंसुलिन, मतलब आउटसाइड सोर्स से उनको इंसुलिन लेनी पड़ती है बिफोर एवरी मील। तो ये जो है ना इसका कोई ये नहीं, अल्टीमेट उसकी अच्छा ट्रीटमेंट डॉक्टर है साहब, एक और भी पेनक्रियाटिक चीज़ है, हम ये ट्रांसप्लांटेशन। देखते हैं कि खास करके मिसाल एक आपके पास पेशेंट आया, जी। शुगर का ही चले पेशेंट आ गया, उसने आके आपसे इलाज करवाया, आपसे ट्रीटमेंट के लिए इंसुलिन लिखवाई और वो चला गया। अब पता चलता है कि उसके घर में एक और मरीज इसी तरह का है या उसके बराबर में कोई मरीज इस तरह का। मैं हर हफ्ते इस बात को ज़रूर कोट करता हूँ कि हमारे यहाँ इस चीज़ की इतनी ज़्यादा लैकिंग है नॉलेज की कि लोग वही मेडिसिन या वही जो ट्रीटमेंट जो डॉक्टर ने एक को दे दी, मिसाल के तौर पर कोई फीवर सीजनल चल रहा है, बच्चे को घर पे उग गया तो जी एक दो मेडिसिन तो मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन वो पिला दी जाती है, लेकिन अगर उससे भी काम नहीं होता डॉक्टर को एक को दिखाया, दूसरे बच्चे को भी वही तो वही मेडिसिन पिला देते हैं। कितना ज्यादा खतरनाक है नहीं, ये। दिस इज रियली अ रॉन्ग प्रैक्टिस। असल में होता क्या है, आपको नहीं पता एग्जैक्ट डायग्नोसिस। जब आप फिजिकल एग्जामिनेशन कराते हैं, डॉक्टर एग्जामिन करता है पेशेंट को या किसी बच्चे को, तो होता क्या है फिजिकल एग्जामिनेशन से हमें पता चलता है कि व्हाट्स ही टेंडेंसी क्या है, कितना सीवियर है और है क्या। ठीक, और इसके लिए वाहिद एक इदारा मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जी डॉक्टर ईसा लैब, जहाँ पे हम देखते हैं कि जी मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज के टेस्ट जो हैं वो मेडिकल कैंप भी वहाँ लग रहे होते हैं। वहाँ पे हमने देखा कि एक रूफ के नीचे प्रॉपरली इलाज का जो है वो मैयार बड़ा अच्छा है, खास करके फैमिली फिजिशियन हो गए, आपको किसी भी किस्म की कोई ट्रीटमेंट करवानी है तो आप वहाँ जा सकते हो। फिर इसके साथ साथ एक और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि डिस्काउंट बहुत अच्छे हैं, क्योंकि रादर देन दूसरी लेबॉर्ट्रीज में आप जाएंगे टेस्ट करवाएंगे तो वहाँ जो प्राइसेस उससे काफ़ी ज़्यादा कम है। मेरे ख्याल से अगर आप हमारी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो शायद 30% आपको इस पर भी ऑफ मिल जाएगा। तो भाई ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन ये कि हमें रेगुलर बेसिस पे अपना चेकअप करवाना चाहिए, क्या कहेंगे मैम? यस, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है चेकअप कराना, क्योंकि देखिए कुछ कुछ जो है ना टेंडेंसीज होती हैं किसी में, लेकिन वो अभी तक जाहिर नहीं हुई, वो डिजीज अभी तक फिजिकल अपीयर नहीं हुई। जैसे अगर फैमिली हिस्ट्री है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हाइपरयूरिसीमिया है, हाइपरकोलेस्ट्रीमिया, इवन किडनी डिजीजेस कुछ जेनेटिकली डिटरमाइंड होती है। अगर किसी को घर में अर्ली डायग्नोस हुई है डायबिटीज या हाइपरटेंशन या कोई भी डिजीज, तो हमें ये पता होना चाहिए कि बाकी लोगों को भी टेंडेंसीज हैं, लेकिन वो टेंडेंसीज कोई कम कर सकता है बाय मींस ऑफ एपिटोम। एक टर्म है एपिजेनेटिक, एक टर्म है, उसका मतलब ये है कि आपका जीन कैसे एक्सप्रेस होगा, आप फिजिकल एनवायरनमेंट अपने बिहेवियर के साथ जो है ना उसको अल्टर कर सकते हैं। जैसे घर में सारे लोग हैं और एक कोई है जो कि ना फिजिकल एक्सरसाइज है, उसकी डाइट बिल्कुल जंक और वो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, और उसकी जो है ना स्लीप भी पैटर्न सही नहीं है, तो हमें करना क्या है, उसको ज्यादा रिस्क है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स एट द होम
क्योंकि उनका एनवायरमेंटल और जो बिहेवियर है टुवर्ड्स द एक्सप्रेशन ऑफ द डिजीज वो ज्यादा इफेक्ट करता है कि उसमें वो डिजीज ज्यादा जाहिर होगी इस कंपेयर, मतलब ये एक चीज है। अदरवाइज जो है ना टेंडेंसीज तो होती है क्योंकि मोस्ट ऑफ द डिजीजेज रन इन द फैमिलीज। ठीक, अच्छा, दूसरी जानिब हकीम साहब क्या कहेंगे कि जेनेटिकली अगर कोई बीमारी बच्चे में कन्वर्ट हो गई है, जो बीइंग अ हर्बलिस्ट जैसे आप हैं, तो क्या इसका इलाज प्रॉपरली मुमकिन है? देखिए, जहाँ तक टाइप 1 है वहाँ तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं क्योंकि जेनेटिक है वो। लेकिन अभी जेनेटिक इसका ट्रीटमेंट भी आ रहा है, जीन थेरेपी भी यूरोप में उन्होंने इंट्रोड्यूस कर लिया, साइंसदानों ने कर लिया है, और ट्रांसप्लांट भी हो रही है इन चीज़ों का, वो आ रहे हैं। लेकिन वो इतना महंगा तरीन है कि वो आम लोगों की दस्तरस से बाहर होगा ना। लेकिन इसका मतलब है कि इलाज है, इलाज खाली इंसुलिन ही नहीं है। जैसे हम पहले हमारा एक था नज़रिया कि हम खाली इंसुलिन की वजह से ही शायद वो बचेगा, ऐसा नहीं है। बात यह है कि हमें पहले पता, अवेयरनेस होने चाहिए ना। अगर माँ बाप को बच्चों को पहले से पता चल जाएगा कि इसके अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम, हमारी प्रॉब्लम टाइप 1 पता कब चल रही होती है? 10 साल की उम्र में, कि बच्चा ग्रोथ ही नहीं कर पाया, बच्चा वो नहीं, पर क्या हुआ भाई, टेस्ट मुख्तलिफ करा रहे हैं। अब प्रैक्टिस हमारे यहाँ क्या है, बुखार हो गया तो एंटीबायोटिक दे देते हैं बग़ैर किसी टेस्ट किए हुए। तो ये अवेयरनेस आनी चाहिए हमारे अंदर कि हमें पहले टेस्ट कराने लाजिम हैं, हमें पता होना चाहिए हम इसको कौन सी दवा दे रहे हैं। और सबसे अच्छी कोटेशन है वो कहते हैं कि एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है। तो इलाज तो हम बाद में करें, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है एहतियात। और एहतियात के लिए इससे पहले जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने भी कहा, और ख़ास करके जो हकीम साहब उन्होंने भी ये कहा कि जी हमें अपने लाइफ स्टाइल को, अपने घर में चीज़ों को एहतियात के साथ जो है वो इस्तेमाल भी करना होगा, और अपनी ख़ास करके जो लाइफ स्टाइल है उसकी जो टाइमिंग्स है उसको भी सेट करना होगा। वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आते जुड़े रहें, देखते रहें प्रोग्राम जिसका नाम हेल्थ टॉक। वेलकम बैक, एक बार फिर खुश आमदीद करेंगे अपने प्रोग्राम हेल्थ टॉक में, और चूँकि गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे एहतियात के हवाले से बात। हम कह रहे थे कि जी इलाज जो है वो एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है, इसके ऊपर तो गुफ्तगू हो रही। लेकिन दूसरी जानिब हकीम साहब क्या कहेंगे, हमने लाइफ स्टाइल के बारे में बात की, हम इसको कैसे मेनटेन कर सकते हैं? देखिए, मेरा यही है हुकूमत वक्त से भी इस वक्त ये कहना कि वो जो हम अपने हॉस्पिटल पे इतना खर्च कर रहे हैं, और इस वक्त इतना बोझ है कि हॉस्पिटल जो हैं वो बिल्कुल बोझ नहीं उठा पा रहे हैं, जो हमारे तादाद बढ़ती जा रही है। तो अगर अवेयरनेस प्रोग्राम और स्कूल लेवल से शुरू कर दें, वहाँ एक हफ्ते में, महीने में, 2 महीने में एक सेशन होना चाहिए कि माँ को बुलाएं, माँ बाप को बुलाएं, और वहाँ काउंसलिंग करें उनकी कि बच्चे को किस तरह से लुक आफ्टर करेंगे ग़िज़ा से। इसको वहाँ से शुरू होगा सर ये, तो हम माशरे में फिर आगे तक जाएंगे। काउंसलिंग बहुत ज़रूरी हर शोबे में, यानी कि स्कूल में होनी चाहिए, प्राइमरी सतह पे, सेकेंडरी सतह पे, कॉलेजेस में होनी चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ में होनी चाहिए, और ये हम कर रहे हैं। हमारी एसोसिएशन जो है, कासमी एजुकेशनल सोसाइटी और निज़ामी हेल्थ जो है, ये दोनों हम मिलके हम करते हैं। हमने कई स्कूल ओन किए हुए हैं जहाँ हम ये काम कर रहे हैं। लेकिन हम प्राइवेट सेक्टर में है ना, तो हमारे पास इतने वसाइल नहीं है, तो हम वहाँ काउंसलिंग कर रहे हैं कि बच्चे को कितना दूध देना है, कब देना है। कोई है ही नहीं, पता ही नहीं है उसको, दूध ही नहीं दे रहे हैं, दूध का इंतजाम ही नहीं कर रहा। पहले गवर्नमेंट करती थी एक ज़माने में, हमने बचपन में हमने ऐसे ही पिया है, हमें तो स्कूलों में मिला है दूध ठीक उस ज़माने में। आज प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिलता, जो इतनी इतनी भारी फीसें ले रहे हैं। तो सेहत तो वहाँ भी नहीं रख रहे, देख रहे हैं वो बच्चे आजकल वेब इस्तेमाल कर रहे हैं, शीशा हो रहा है इस्तेमाल। ये क्यों जा रहा है, हमारी कहाँ जा रहे हैं हम? तो बुढ़ापा कहाँ आएगा उनके ऊपर, और बुढ़ापे में उस पर मसाइल वसाइल माशरती इतने आते हैं कि वो तो बेचारा होता है कि एंटी एजिंग के लिए क्या किया जाए, फिर ये बताया ना, एंटी एजिंग बस ये है कि हमें इस वक्त जो अपने सेहत को बरकरार रखने के लिए और बुढ़ापे को बरकरार सेहत के लिए मुनासिब हमें वॉक करनी चाहिए, अपनी डाइट का ख्याल रखें, नींद पूरी लें, सोशल एक्टिविटीज़ जारी रखें, मुतारिक रहें, मुताला करें, लेकिन कम कर दें। लेकिन नहीं, क्या कम कर दें? सोशल एक्टिविटीज़ कौन सी वाली? फिजिकली, ठीक है, फिजिकली दोस्त बढ़ाएं, दोस्त होने चाहिए। वो दोस्त ही होते हैं, कम्युनिकेशन होता है, ख़ानदान से मिलें, ख़ानदान में रवाबित रखें। तो वो जब हम करेंगे तो इंशाल्लाह माशरा हेल्दी हो जाएगा, बिल्कुल बेहतरीन। हम बहुत जल्दी, मतलब हमें दूर की नहीं, क्योंकि हमारी तरबियत हुई भी, हमारे उसमें जीन्स में शामिल है, लेकिन हम भूलते जा रहे हैं। डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे? अब मैं ये कहूँगी इसमें ना, मैं एग्जांपल दूंगी, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का ना एक वो प्रोग्राम, मतलब एक रिसर्च है जो कि डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग, उसमें ना उन लोगों ने किया क्या, उनका जो ये एक ग्लोबल इनिशिएटिव है, वर्ल्ड वाइड चल रहा है, वो जो है ना 2021 से स्टार्ट हुआ है, 2030 तक ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो उन्होंने ये देखा कि जब उन्होंने ना ओल्ड एज पॉपुलेशन
या जो भी लोग जिनको भी वो स्टडी कर रहे थे, उनके स्किल, उनके नॉलेज, उनके पास जो है ना, उन्होंने फाइनेंशियल सिक्योरिटी बढ़ाई और उनको जो है ना हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ ले आए और उनकी डिग्निटी के साथ, सोशली एक्टिव, स्पिरिचुअली कनेक्टिविटी के साथ वो रहने लगे। तो हुआ ये कि इनिशियली बिफोर 2020 द वर्ल्ड ओल्ड एज पॉपुलेशन वाज जस्ट 12% एंड दैट इंक्रीज टू 34%। तो इसमें से ये जाहिर हुआ कि जब आप फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, सोशली 4 पैरामीटर्स को, 4 पिलर्स को, 4 कंपोनेंट्स, ऑल दीज कंपोनेंट्स को एक बंदा कोई साथ लेके चलता है, देन ही विल श्योरली उसकी हेल्दी एजिंग प्रोसेस में ही है वो। जबरदस्त। एक बार मैं चाहूंगा फिर जो हमारी ऑडियंस है उनको जरूर बताएं ये चारों फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं, एंटी एजिंग के लिए काम आते हैं। दोबारा से एक बार बताइएगा। फर्स्ट इज अ फिजिकल, दैट इज द सेकंड इज अ सोशल, थर्ड इज अ मेंटल एंड फोर्थ इज अ इमोशनल। व्हेन अ पर्सन इज फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड इमोशनली साउंड और वो सारे कंपोनेंट एक साथ लेके चले तो ही विल बी इन अ प्रोसेस ऑफ हेल्दी एजिंग। तो हेल्दी एजिंग ही होगी अल्टीमेटली, अनटिल एंड अनलेस उसके पास जो है ना कोई ऐसी जेनेटिकली डिजीज हो, एक सी प्री डिटरमाइंड जेनेटिक लेवल पे कोई कार्सिनोमा हो, कोई ऐसी डायबिटीज हो या कोई हाइपरटेंशन या कोई ऐसी डिजीज हो तो वो अफेक्ट कर सकती है। अदरवाइज जो है ना वो हेल्दी लाइफस्टाइल वो रह सकते हैं। अच्छा, इमोशनल रिएक्शन की मैं बात करूंगा, जहां आपने इमोशनली आपने कहा कि कनेक्टिविटी होनी चाहिए, वहीं इमोशनली हम देखते हैं कि ज़्यादातर ऐसा भी दिखता है जहां हमें हकीम साहब ने बताया कि सेलफोन इस्तेमाल करने की वजह से हम लोनली हो गए, अकेले हो गए, हम किसी से बात नहीं करते हैं, हम इमोशनली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो यही वो वजूहात है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जी सुसाइड बढ़ती हुई नजर आती है। जी एब्सोल्युटली यही है, क्योंकि ना आप वो सोशली एक ये होता है कि जो आप सोशली फिजिकली और वॉलंटियर करते हैं या फिजिकली मिलते हैं या फ्रेंड्स बनाते हैं तो लोग वो जो है ना ज्यादा इम्पैक्टिव होता है, उसमें जो है ना वो जो है ना ज्यादा सोशल इमोशनल कनेक्टिविटी होती है पर्सन के साथ एज कम्पेयर टू अगर आप मोबाइल देख रहे हैं तो उसमें आप अलोन हैं, मतलब आप सिर्फ देखते जाएंगे, यू विल नॉट एक्सप्रेस, आपके माइंड में वो चीजें आती जाएंगी। आप क्या देखते हैं सोशल मीडिया में, इसने ये किया वो, आप अपने आप इमोशनली इम्बैलेंसमेंट भी हमें यूं नजर आ रही है। मैं चाहूंगा कि इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट करेंगे। जिस तरीके से पहले तो ये होता था ना कि हम देखते थे कि जी एक फिल्म आई और वो फिल्म खत्म हो गई, उसमें हमने रोना भी देख लिया, उसमें हमने खुशी भी देख ली और खुशी के वक्त मुस्कुरा दी और गम के वक्त हमने गम का इजहार भी कर दिया। लेकिन अब हम देखते हैं कि जो दौर जिस तरह बढ़ा, जिस तरह आपने बताया कि 2020 से 2030 तक की जो स्कीम्स बनाई जा रही हैं, जिसमें एक चीज़ हमने देखी रील्स आ गई हैं। हमने एक रील देखी जिसमें गम दिखाया गया, एक रील देखी उसमें खुशी देखा, तो हम इमोशनली अपने आप को इम्बैलेंस कनेक्ट तो करते हैं लेकिन हम फौरन से इम्बैलेंस हो जाते हैं। ऐसा ही क्योंकि हम अलोन होते हैं। ठीक। अच्छा, इसकी वजह से भी जो है वो अफेक्ट करता है हमारी नर्व्स को। हाँ जाहिर सी बात है, देखें जो इमोशनल है ना, इमोशनल वेलबींग, उसमें सारी जैसे सैडनेस, हैप्पीनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी एक्चुअली ये मॉलिक्यूलर लेवल पे भी होती है। हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है ब्रेन में। आप एक्सेसिव सैडनेस की तरफ जाएंगे तो वही हार्मोन प्रोड्यूस होगा ना ब्रेन में। अगर तो इसीलिए यही होता है कि आजकल यही बोला, मतलब आजकल का ये है कि आप जो है ना इन चीज़ों से निकलने के लिए यू हैव टू कंसल्ट द साइकेट्रिस्ट, यू हैव टू कंसल्ट द न्यूरोलॉजिस्ट, ताकि वो जो इम्बैलेंस हो गया है, एक्सेसिव सैडनेस या कोई ग्रीफ है, किसी के घर में कोई मसला हो जाता है, तो हम क्या, कुछ लोग जो है ना उसको इमोशनली ज्यादा कनेक्ट करते हैं कंपेयर टू सारे लोग। अच्छा, आजकल जो यूथ हम देख रहे हैं कि उसमें एक बड़ा प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये आता है कि एक तो ज़ाहिर एक्सेसिव यूज ऑफ सेलफोन है, लेकिन इसके साथ साथ हर दूसरे दिन वो कहते हैं एंजाइटी हो रही है, या हर दूसरे दिन वो कहते हैं कि जी भाई एंजाइटी के साथ साथ वो एंटी डिप्रेशन जो है ना टैबलेट्स ले रहे होते हैं, या डिप्रेशन का बड़ा शिकार हो जाते हैं। तो ये भी सारी वजूहात नींद की वजह से हो सकती है। खाली नींद से ये नहीं हो सकता, नींद से तो और प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। ये असल में माशरती मसाइल और उसके ऊपर मतलब है कि या तो घर में कोई प्रॉब्लम है उसके, या ऑफिस में कोई प्रॉब्लम है, या एनवायरनमेंट में कोई प्रॉब्लम है, तो उसको ये मॉनिटर होना चाहिए ना, ये पता होना चाहिए। अगर काउंसलिंग होती, अगर माँ बाप समझते तो वो उसी हिसाब से अपने बच्चे को डील कर रहे होते ना। बच्चे को तनहा कैसे हुआ, कैसे उसके अंदर ये सारी चीज़ें आई, तो आपने उसको तवज्जो नहीं दी, पहले आप उस वक्त लग गए सारे कमाने में, माँ भी लग गई बेचारी कमाने में। तो वो हमें, जब तक हम सोशल एम्पावर नहीं करेंगे, लोगों के माशरती मसाइल को ठीक नहीं करेंगे, उनकी एजुकेशन को सही नहीं करेंगे, उनके सेहत के मसाइल ठीक नहीं करेंगे, सर मसला नहीं हल सकता। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि जो बुनियादी वजह वो लैकिंग ऑफ अवेयरनेस है। दूसरे ये कि इसका सारा ज़्यादातर कसूर हमारी गवर्नमेंट पे, मैं माजरत के साथ कह रहा हूँ, इसलिए कि हमने साइन किए हैं WHO के साथ, हेल्थ सेक्टर में SDGs पे साइन किए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे साइन किए हैं, 17 गोल्स हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन और सारी इम्पॉवर्टी और सारा ये हमारी ज़राअत, सारा हर चीज़ पे।
और 2030 फाइनल उन्होंने डेट दी हुई है, मैडम जानती हैं। ठीक। 2030 के बाद जब पाबंदियां लग रही होंगी ना हम पर कि हमने ये चीज़ इन गोल्स में हम फेल होते जा रहे हैं, तो फिर हमें होश आएगा। तो क्या हमें होश जब आएगा? ओनली 4 years बिफोर। हम कुछ नहीं कर रहे। मतलब है कि हमें खुद से अभी से एडेप्टेशन करेंगे, करेंगे तो ये सेमिनार इन पे होने चाहिए ताकि याददान, देखिए मैं भी भूल सकता हूँ ना। सही। लेकिन ये डिजीजेज ना फैमिली में भी रन करती हैं। अगर डिप्रेशन माँ बाप को हो तो वो बच्चे में ट्रांसमिट होता है, अगर एंजाइटी माँ बाप में है तो वो भी बच्चे में जाएगी। ठीक है, चलें, क्योंकि वक्त बहुत ही मुख्तसर से मैं चाहूंगा एक लास्ट कमेंट जो पेरेंट्स को दे सकें आप, क्या एडवाइस की देंगे? जी अच्छा, मैं ये पेरेंट्स को बोलना चाहती हूँ कि देखें कि मोबाइल का जो एक्सेसिव यूज़ है ना, कि हम लोग अगर मोबाइल एक्सेस यूज़ करते हैं तो हम लोग खुद भी सोचते हैं कि कितना सोशली, ठीक है अब सोशली तो कनेक्ट होते हैं लेकिन इमोशनली डिसकनेक्ट हो जाते हैं अपने आप से। मतलब आप हर वक्त एक मोबाइल के पीछे, और दूसरा ये है कि मतलब आप जो है ना, जो फिजिकली आपको साउंड होना चाहिए, like physical activity, like it will disturb your sleep, exercise and ultimately the proper diet plans, तो हर चीज़ जो है ना आपकी इफेक्ट होती है। तो अगर हम लोग ही इतना टॉलरेट नहीं कर पाते मोबाइल देखने से, बड़े लोगों को भी डिप्रेशन, एंजाइटी और ये सारी चीज़ें होती है क्योंकि उसमें कंटेंट देखकर अकॉर्डिंग टू कंटेंट। तो देखिए बच्चे पे उसका कितना इफेक्ट होगा, बच्चे के न्यूरॉन और ब्रेन डेवलपमेंट जो कि कंप्लीट नहीं होती टिल द एज ऑफ द 18, तो वो बच्चा जो है ना वो कैसे उसकी डेवलपमेंट होगी, तो वो अल्टीमेटली इफेक्ट होगी। तो आप इसका मतलब कि पेरेंट्स को भी जो है ना अच्छा ज़रूरत है कि उनको अवेयरनेस के सेशंस दिए जाए, उनकी काउंसलिंग की जाए। हकीम साहब क्या कहेंगे? मैं तो बिल्कुल ये कहूँगा कि जी माँ बाप को उनको बिल्कुल एम्पावर करें और उनको बताएं और उनके अवेयरनेस प्रोग्राम रखें स्कूलेज की सतह पे, कॉलेजेस की सतह पे, उनके, अगर वो जॉब करते तो ऑफिस की सतह पर भी होने चाहिए। ये हमारा मीडिया भी इसमें अपना रोल अदा करे, अपने जो ड्रामे बनाए तो उसके ऊपर भी देखिए सारा, क्योंकि आज के ड्रामे में तो सिर्फ ख़वातीन ही विलन हैं, मर्द नहीं होते बेचारे। तो ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। हमारे माशरे में औरत विलन नहीं है, हमारे माशरे में औरत बहुत पूरे माशरे को बनाने वाली वही है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमान गिरामी का कि आप हमारे स्टूडियो में आए, और ख़ास करके अवेयरनेस सेशंस होने के हवाले से बात का सिलसिला मैं आगे बढ़ाऊंगा कि डेफिनेटली इस तरह के अवेयरनेस सेशंस होंगे जहां पे पेरेंट्स को काउंसलिंग करने में मदद मिलेगी। ऐसे में हम देखें कि माशरा फलता फूलता नजर आएगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। ज़िंदगी हालात इंडिया साथ होगी इंशाल्लाह। आपसे फिर मुलाकात। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।